नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गांधी पार्क पहुंचकर 26 जुलाई को आयोजित होने वाले कारगिल विजय दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध, सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम स्थल पर जनसमूह के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा और बरसात की संभावनाओं को देखते हुए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तैयारियां निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से कहा कि शौर्य दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम भव्य, अनुशासित और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हों, ताकि कारगिल के वीर शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान को उचित सम्मान मिल सके। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कारगिल शहीदों की स्मृति में 25 जुलाई को प्रातः रन फॉर कारगिल हीरोज का आयोजन किया जाएगा और ये दौड़ शौर्य स्थल चीड़बाग से प्रारंभ होकर गांधी पार्क में संपन्न होगी। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं एवं नागरिकों से इस आयोजन में भाग लेकर कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को गांधी पार्क देहरादून में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने महक क्रांति नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सगंध पौध केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्यों को आगे बढ़ाने और किसानों के उत्पादों के बेहतर विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महक क्रांति नीति का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में राज्य में सगंध फसलों का वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1179 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। कहा कि इस योजना से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, युवाओं के पलायन पर अंकुश लगेगा तथा सगंध फसलें किसानों के लिए लाभकारी वैकल्पिक नकदी फसल के रूप में स्थापित होंगी। बैठक में किसानों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए अल्मोड़ा के ताकुला, चमोली के परसारी और बिसाड़ चंपावत के खतेड़ा तथा उत्तरकाशी के रैथल में सैटेलाइट सेंटर विकसित करने की भी जानकारी दी गई। इन केंद्रों पर इत्र और सगंध उद्यान विकसित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में एरोमा टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सगंध उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरोवर नगरी नैनीताल देवभूमि के गौरव और अपनी शालीनता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। कुछ वर्षों से न जाने किसकी नजर इस सरोवर नगरी नैनीताल में लग गई और आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर एकदम हाथ उठाना, गाली गलौज करना, एक दूसरे को हीन भावना से देखना, इस तरह की घटना बढ़ती जा रही हैं। अब तो हद हो गई। देर रात होते ही असामाजिक तत्वों द्वारा देर रात नैनीताल के मेविला जिला पंचायत, सीमेंट हाउस, जीवाजी कॉटेज आदि क्षेत्र में छतों में जमकर पथराव किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासी काफी भयभीत नजर आ रहे हैं और देर रात पुलिस की तरह गश्त कर रहे हैं, पर कोई भी असामाजिक तत्व हाथ नहीं लग पाया है। क्षेत्रवासियों ने कुमाऊं आयुक्त, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस तरह की हरकतों को रोका जाए। कांवड़ मेला 2026 के सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर हरिद्वार में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन को लेकर संयुक्त कार्य योजना पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सीमाओं पर संयुक्त चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर अफवाहों की निगरानी की जाएगी और यात्रा मार्गों पर पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता व अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग कांवड़ यात्रा के लिए नहीं किया जाएगा। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और यात्रा को सुरक्षित, सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी एजेंसियां सतर्क रहेंगी। आज जो है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अंतर जनपदीय अंतर्राज्यीय एक बैठक थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण ने प्रतिभाग किया और कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी में जो आवश्यक समन्वय करने की बात है वो इस मीटिंग में रखी गई और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इसमें अच्छी व्यवस्था और अच्छा समन्वय रहेगा सभी के साथ। देहरादून में स्कूलों के दोबारा खुलने के साथ ही छात्र सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आरटीओ विभाग ने कमर कस ली है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि बाल आयोग जनता की शिकायतों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभाग 3 चरणों में स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके तहत पहले चरण में स्कूल के समय प्रवर्तन चेकिंग को बढ़ाया जाएगा, जिसमें वाहनों के दस्तावेजों और ओवरलोडिंग की गहन जांच होगी। दूसरे चरण में स्कूल बस चालकों और उनके सहायकों के लिए हर महीने छुट्टी वाले दिन आईडीटीआर में एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल आयोजित किया जाएगा, जिसके जरिए साल भर में सभी स्कूलों के स्टाफ को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। और इसके साथ ही तीसरे चरण में आरटीओ की 3 अलग अलग टीमें खुद स्कूलों में जाकर बसों का भौतिक सत्यापन करेंगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों में सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर जैसी अनिवार्य सुरक्षा सुविधाएं सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। यस, स्कूल बसेस के संबंध में हमें बाल आयोग की तरफ से भी निर्देश प्राप्त होते ही रहते हैं। पब्लिक की कुछ कंप्लेंट्स भी होती हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं। तो हम 3 तरह से, मतलब 3 फेजेस में हम स्कूल बसेस के प्रति कार्रवाई करेंगे। पहला तो हमारा एनफोर्समेंट है ही, रेगुलर एनफोर्समेंट को हम स्कूल टाइमिंग में बढ़ाएंगे और उसमें जो स्कूल में चाहे वो बसेस हों या अन्य वाहन जो स्कूल के पर्पस के लिए चल रहे हैं, उनके प्रपत्रों की जांच की जाएगी, ओवरलोडिंग की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही जो स्कूल के चालक हैं, स्कूल बसेस के जो चालक हैं और उसमें जो अटेंडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने, क्योंकि सप्ताह के सभी दिनों में स्कूल संचालित रहते हैं, तो विशेषकर ये है कि संडे या छुट्टी के दिन कम से कम 40 से 50 विभिन्न स्कूलों के जो चालक और उसमें जो अटेंडेंट्स हैं, उनको आईडीटीआर में एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने तैयार किया हुआ है कि उनको स्कूल बसेस को चलाते हुए या स्कूल वैन को चलाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कल शाम देहरादून में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के युवाओं की गूंज कार्यक्रम में जुटी भीड़ के साथ राहुल गांधी के संवाद पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी का ये कार्यक्रम पूरी तरह फलाफ शो की तरह रहा, जिसमें राहुल गांधी जिसके साथ संवाद करने आए थे उसमें ज्यादातर 60 से 70 साल तक के थे और जिस आंकड़े की बात की जा रही है तो उस ग्राउंड की क्षमता ही 5000 से ऊपर नहीं है। इसलिए राहुल गांधी का ये पूरा कार्यक्रम फेल रहा है, क्योंकि वे जिस नीट एग्जाम पर युवाओं से संवाद करने आए हैं उससे पहले हमारी सरकार ने नीट का एग्जाम भी करवा लिया और उसमें 11 लाख से अधिक छात्रों ने सफलता भी हासिल कर ली है। वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी उनके पास उत्तराखंड के लिए कोई विजन नहीं है। देखिए, इस कार्यक्रम की तैयारी से लेकर अब तक अगर इसका आप विश्लेषण करेंगे तो कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था, क्लेम किया था कि 4.5 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। जब बन्नू स्कूल का कार्यक्रम मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और जो हैंगर उन्होंने लगाया था उसकी क्षमता 5000 से ज्यादा की नहीं थी।
तो आरोप लगाने की बात नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि 5000 की क्षमता का वो हैंगर था और उसमें जो जेनजीज उन्होंने प्रस्तुत किए, कोई 60 साल का था, कोई 70 साल का था, कोई 80 साल का था, सफेद सब दाढ़ी लेके ऊपर से टोपी लगा के, और ऐसे बहुत सारी संख्या में लोग थे जो जेनजीज वहां पर मौजूद थे। इन जेनजीज के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया था। तो अगर उसका भी विश्लेषण करेंगे तो मुश्किल से 2-2.5 हजार वहां पर युवा मुझे देखने में आए, क्योंकि मैं भी लगातार उसको वॉच कर रहा हूं। तो 4.5 लाख के पंजीकरण के बाद मात्र 2000 युवाओं को कांग्रेस जुटा पाई, ये नटसेल में रिजल्ट है, ये रिजल्टिंग है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Eleven schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और शिव आराधना की पूरी अनुमति होगी, लेकिन अत्यधिक तेज आवाज करने वाले डीजे बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शासन द्वारा तय मानकों के अनुरूप ही डीजे बजाए जा सकेंगे, ताकि सड़क सुरक्षा प्रभावित न हो और आम जनता को असुविधा न हो। परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि ऊंची कांवड़ यात्रा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर उनके लिए अलग और सुरक्षित मार्गों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने देश भर से आने वाले सभी कांवड़ियों का देवभूमि में स्वागत करते हुए कहा कि सरकार हर शिव भक्त की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और यादगार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखिए, भजन करना और भजन चलाना मैं बताऊँ कि हमारी परंपरा है और हम लोग करते भी हैं, पर डीजे बहुत ज्यादा तेज करना जिससे कि लोगों के कान जो है खराब हो जाए, गाड़ी सीट उठ जाए, इस प्रकार का डीजे नहीं होना चाहिए। बाकी साउंड होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, भोले की बारात है, भोले की बारात में जश्न होना चाहिए, सभी चीजें होनी चाहिए, ढोल धमाके के साथ बारात निकलनी चाहिए। देखिए, अपनी अपनी श्रद्धा है, ऊंची कांवड़ आएगी तो उसको उसी रास्ते भेजा जाएगा और जैसी श्रद्धा है उसको उसी भाव से उसके लिए काम करा जाएगा। सभी कांवड़ भाइयों को उत्तराखंड में स्वागत है, देवभूमि में स्वागत है। सभी कांवड़ भाई आए, माँ गंगा के दर्शन करें, माँ गंगा से जो है अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, और अपनी यात्रा को सरल और सफल करें और जो मनोकामना है भोले शंकर की मनोकामना पूरी करें। बागेश्वर जिले के छिरौली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शनिवार सुबह अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज भटखोला के प्रधानाचार्य दया किशन टमटा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस समय हुई जब वे स्कूल जा रहे थे। हत्या का आरोप स्कूल के ही क्लर्क पर लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि दोनों के बीच लंबे समय से सैलरी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे इस वारदात की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। घटना के बाद से शिक्षा विभाग और स्थानीय जनता में गहरा आक्रोश और शोक व्याप्त है। था अपने जीआईसी बागेश्वर में, तो वहाँ भटकोला स्टाफ से मुझे सूचना आई कि भटकोला के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं दयानंद टमटा जी, उनको उनके क्लर्क नवल किशोर सोनाली ने जो है चाकू मारा था। तो ये चीज़ें हैं, तो मुझे तुरंत उन्होंने यहाँ अस्पताल पहुँचने के लिए कहा। तो अस्पताल पहुँचते ही मुझे सोचा कि जो है जैसा जल्दी उपचार मिल जाएगा तो पुलिस यहाँ बच्चों प्रशासन को मर्जी को सूचना दी, अपनी व्यवस्थाएं तैयार रखिए, पेशेंट आ रहा है, सीरियस पेशेंट आ रहा है करके पता चला। और सीरियस पेशेंट आते ही उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि पल्स रेट भी नहीं चल रही है, ECG भी जो है बिल्कुल सिंपल आ रहा है ECG में। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो है ये कुछ भी नहीं चल रहा है इसमें, अभी कुछ देगा। तो उन्होंने एक तरह से डेथ घोषित कर दिया। ये बड़ी गंभीर घटना हो गई है। तो अभी ऐसा कुछ भी हमारे सामने कुछ भी नहीं था, और बाकी और क्या जानकारी है कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इतना जानकारी मिली थी जो प्रशासनिक अधिकारी को उनसे ही जैसे जगह जो भी अटैच में था। हल्द्वानी में दो गुटों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार वेलेजली लॉज और राजपुरा क्षेत्र के युवकों के बीच पहले
ठंडी सड़क पर कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई युवक घायल हो गए और एक दूसरे के सिर फोड़ दिए। घायलों को उपचार के लिए बेस अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। अस्पताल की इमरजेंसी के भीतर और बाहर फिर से मारपीट शुरू हो गई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों ने भी दहशत फैल गई। मारपीट की पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और तहरीर के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अल्मोड़ा स्थित जिला आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर केंद्र की कार्य प्रणाली का विस्तृत अवलोकन किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपदा संबंधी सूचनाओं के प्राप्त होने, उनके अभिलेखीकरण, संधारण और समयबद्ध कार्रवाई से जुड़े विभिन्न रजिस्ट्रों एवं अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन को देखते हुए जिला आपदा परिचालन केंद्र पूर्णतः सक्रिय रहे तथा 24 घंटे अलर्ट मोड में कार्य करते हुए प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति में सूचनाओं का तत्काल संकलन, सही अभिलेखीकरण और संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्राप्त सूचनाओं के व्यवस्थित अभिलेखीकरण और रिकॉर्ड संधारण की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और इसे अद्यतन बनाए रखने के निर्देश दिए। तो जो ये डीओसी है, इसको मैंने आज इंस्पेक्ट किया और इसमें आप जानते हैं कि आपदा से संबंधित कोई भी सूचना हो, कोई रिपोर्टिंग हो, वो यहाँ पे होती है। और ये भी कभी कोई बड़ी आपदा आ जाती है तो पहली एसओपी यही है कि सब लोग डीओसी पहुंचेंगे और वहां से काम चलेगा। तो काफी एक कह सकते हैं फोकल पॉइंट है आपदा प्रबंधन का। उसमें जो आपका अभी वर्तमान में जो डीओसी का रूम है, कंट्रोल रूम, उसको मैंने देखा, वहां की सूचनाएं अद्यतन है या नहीं है उसको भी देखा। तो डीओसी यहाँ पे अच्छा काम कर रही है और यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, जो डीएम अल्मोड़ा है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे अच्छा मीटिंग हॉल डीओसी का नहीं था, ताकि यदि कभी कोई बड़ी आपदा आती है तो क्लोज कोऑर्डिनेशन में अलग अलग विभागों को काम करना पड़ता है। कई बार इसमें सेंटर की भी एजेंसीज होती हैं, उनके साथ भी काम करना पड़ता है। तो एक अच्छा यहाँ पे एक मीटिंग रूम बन रहा है, जिसका भी निर्माण यहाँ पे होते हुए मैंने देखा। कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत ये काम कराया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर समन्वय में ये बहुत उपयोगी। उत्तराखंड में आगामी कुछ दिनों तक मौसम के तेवर तल्ख बने रहेंगे। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है और लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। रोहित थपलियाल ने बताया कि 18 से 21 जुलाई तक बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और पौड़ी में भारी वर्षा हो सकती है। 18 जुलाई को बागेश्वर और देहरादून जनपद में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी देखी जा सकती है। देहरादून डीएम ऑफिस से जारी आदेश के मुताबिक भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछार पड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आपदा न्यूनीकरण के मद्देनजर कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में 18 जुलाई को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं 19 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 20 जुलाई को देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में ऐसा ही मौसम का मिजाज रहेगा। इसके साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। इसके अलावा 21 जुलाई को बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में बारिश के तेज बौछारें पड़ सकती हैं। जुलाई हो गई है, तो आज उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 18 से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी, तो 18, 19, 20 और 21 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा
मिलने की संभावना है। चेतावनी की बात करें तो आज जो है भारी वर्षा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत या गढ़वाल में भी जो है रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी, देहरादून, पौड़ी में कहीं कहीं मिल सकती है। 18 को जो है उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जैसे बागेश्वर या देहरादून जनपद है। इसके अलावा जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है और उधम सिंह नगर में भी भारी वर्षा 18 तारीख को मिलने की। तो सीलिंग के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है अवैध होटल मोंटारा। आपको बताते चले कि सीलिंग के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा अवैध होटल मोंटारा होटल पर कार्रवाई न होने पर एमडीडीए पर लग रहे प्रश्न चिन्ह। हरिद्वार रोड पर पेट्रोल पंप के पीछे छोटी सी गली में बना अवैध बहुमंजिला होटल मोंटारा 4 जून को एमडीडीए ने किया था सील। तहसीलदार संदीप नेगी के नेतृत्व में पुलिस बल की उपस्थिति में एमडीडीए की टीम ने किया था सील। सूत्रों के अनुसार एमडीडीए द्वारा की गई सील को तोड़कर पूरी तरह से चला रहा होटल। आवास विभाग के मंत्री एमडीडीए के वीसी सचिव और ऋषिकेश एसडीएम को दी खुली चुनौती। एमडीडीए द्वारा लगाई गई सील तोड़ने के बाद विभाग करता है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। क्या एमडीडीए सील तोड़ने के बाद करेगा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई या फिर होटल मालिक के आगे नतमस्तक होगा एमडीडीए? होटल के खिलाफ एमडीडीए से कड़ी कार्रवाई का इंतजार। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों पर।